चलिए तो गुड मॉर्निंग ट्रिक्स इंस्टीट्यूट के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीच में कोविड-19 की लहर आई और उसकी वजह से हमें अपना ये जो यूट्यूब चैनल था उसे कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ा था और इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। और इसके बाद फिर से ट्रिक्स इंस्टीट्यूट एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में वापस आ रहा है और हम आपके लिए अब सभी विषयों की लाइव और ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेस चलाएंगे ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं इतिहास से शुरू कर रहा हूं और समझते हैं सबसे पहले इतिहास के बारे में। सबसे पहली बात देखिए, इतिहास का मतलब क्या है तो सभी जानते हैं। इतिहास तो दो शब्द है, इति प्लस हास, इन दो शब्दों से मिला है इतिहास। इतिहास का मतलब होता है ऐसा हुआ था। इसका अर्थ है, इतिहास का अर्थ है कि ऐसा हुआ था। इतिहास का मतलब क्या होता है? ऐसा हुआ था। तो इतिहास को हम तीन भागों में बांटेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इन तीन भागों में हम इतिहास को समझेंगे, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। तो इतिहास के हम तीन भाग समझते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। बिल्कुल अच्छे से सभी लोग ध्यान देंगे। एक है प्राचीन इतिहास इतिहास और एक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास और तीसरा हम समझेंगे आधुनिक इतिहास। इन तीन भागों में हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इन तीनों के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। जहां ये आपकी एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको इतिहास में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से सभी लोग इतिहास को समझ सकेंगे। मुख्य बात यहाँ पर यही रहती है कि हम इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं, उसके बाद इतिहास में हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसका कुछ समझ में नहीं आता और सीधे सीधे हम इस इतिहास विषय को फिर स्किप कर जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझो, तो आपके सामने पूरा इतिहास एक छोटी सी वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां से शुरू कर रहे हैं कि प्राचीन प्राचीन सिंधु घाटी के प्राचीन सिंधु घाटी के महाजन, ट्रिक बता रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे। महाजन जब मरे हसीन मासुकाओं में, हसीन मासुकाओं में, मासुकाओं में, तो इतना तो ये हो गया। फिर क्या होता है, यूनानी उन पर शक करते हैं, यूनानी शक कर गुप्त रूप से बड़े त्रिकोणीय संघर्ष में, तो इस ट्रिक को आप लोग याद कर लो, आपका प्राचीन इतिहास इससे क्लियर हो जाएगा। क्या कहा मैंने कि प्राचीन सिंधु घाटी के महाजन जब मरे हसीन मासुकाओं में, फिर आगे क्या है, यूनानी शक कर गुप्त रूप से बड़े त्रिकोणीय संघर्ष में। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, प्राचीन का मतलब यहां पर हो गया पाषाण काल। सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और नंबर 2 में आ जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता दूसरे में आ गया, दूसरा टॉपिक हो गया। इसके बाद महाजन लिखा है तो इसका मतलब हो गया महाजनपद काल, तीसरा टॉपिक है महाजनपद काल। फिर यहां से देखो, जब का मतलब क्या है, एक है जैन धर्म जो हमें पढ़ना है और दूसरा है बौद्ध धर्म, तो इन दोनों टॉपिकों को समझेंगे। फिर यहां से शुरू हो जाता है मगध राज्य का उत्कर्ष। अब देखो, मगध राज्य के अंतर्गत कौन कौन से वंश आते हैं। सबसे पहला वंश है हर्यक वंश, दूसरा वंश है शिशुनाग वंश, तीसरा वंश है नंद वंश
चौथा वंश है मौर्य वंश, मौर्य वंश। फिर आता है शुंग वंश, शुंग वंश। और फिर होता है कण्व वंश, कण्व वंश। और लास्ट में क्या आता है, आंध्र सातवाहन वंश। तो इतने वंश इस मगध राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखो विदेशी आक्रमण शुरू होते हैं। एक तो सब लोग जानते होंगे, ये सबने सुना होगा, जब उत्तर भारत में नंद वंश का साम्राज्य था उस समय पर सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, तो सिकंदर का भारत में आक्रमण होता पहला यूनानी आक्रमणकारी था, जबकि पहला विदेशी आक्रमण फारसी आक्रमण हुआ था। ये आपने सबने सुना होगा, फारसी आक्रमण सबसे पहले भारत में आक्रमण हुआ और डेरियस फर्स्ट ने सबसे पहले भारत में आक्रमण किया था, जो कि हकमनी वंश का था, और ईरानी कह लो या फारसी कह लो। ठीक है, तो ये बात आप सब लोग समझते होंगे, सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ कह लो या फारसी आक्रमण। अब उसके बाद सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ। अब किसका आक्रमण होता है, यहां से यूनानी आक्रमणकारी आ जाते हैं, यूनानी आक्रमण होते हैं, फिर शकों के आक्रमण होते हैं, फिर कुषाण, यूनानी शक कुषाण। ठीक है, फिर आ जाता है गुप्त काल, गुप्त काल शुरू होता है, और फिर वर्धन वंश, वर्धन वंश। और वर्धन वंश के बाद यहां पर भारत में शुरू हो जाता है क्या, त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष शुरू होता है। और इस त्रिकोणीय संघर्ष को हम अच्छे से समझेंगे, और इसके बाद एक चीज और समझेंगे, यहां पर राजपूत काल समझेंगे, राजपूत काल। राजपूतों का जो समय है इसमें हम कई सारे वंशों को पढ़ेंगे। वैसे तो मुख्य रूप से 4 राजपूतों की बात होती है, और इसमें चौहान हो गए, प्रतिहार हो गए, परमार हो गए, चौहान हो गए और चालुक्य हो गए। इन 4 राजपूतों की यहाँ पर बात होती है। लेकिन हम इसके अलावा भी अन्य जो भी वंश है, जैसे पूर्व में सेन वंश हो गया, पाल वंश हो गया, और पश्चिम में प्रतिहार हो गए, चौहान हो गए, और गुजरात में चालुक्य हो गए या सोलंकी कहते हैं, और मध्य प्रदेश में चंदेल हो गए, परमार हो गए, और दक्षिण भारत की तरफ भी हम बढ़ेंगे। दक्षिण भारत के जो वंश हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें एक वातापी के चालुक्य हो गए, कल्याणी के चालुक्य हो गए, और उसी बीच में राष्ट्रकूट भी आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की तरफ जो 1-2 वंश वहां पर रहे, तो उनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसमें प्राचीन इतिहास में रहेगा। और यहाँ पर उसके बाद हम थोड़ा सा जो चर्चा करेंगे, वहां पर हम इस्लाम के उदय की भी यहाँ पर बात करेंगे। इस्लाम के का उदय होता है, इस्लाम का उदय, और मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद खलीफा का उत्कर्ष भी यहीं पर होता है, खलीफा का उत्कर्ष। तो खलीफा के उत्कर्ष के बारे में भी हम बात करेंगे। और इसी दौरान भारत में जो विदेशी मुस्लिम आक्रमण होते हैं, भारत में मुस्लिम आक्रमण की भी हम यहाँ पर बात करेंगे, मुस्लिम आक्रमण। और मुस्लिम आक्रमण जो होते हैं उसमें मोहम्मद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पूरे स्ट्रक्चर को तैयार कर ले, जो कि पूरा प्राचीन इतिहास का है। प्राचीन इतिहास में मैंने क्या क्या कहा, सबसे पहले पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। ट्रिक समझ लेना, प्राचीन सिंधु घाटी के महाजन जब मरे हसीन मासुकाओं में, यूनानी उन पर शक करके गुप्त रूप से बड़े त्रिकोणीय संघर्ष में। तो क्या क्या देखा, पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर महाजनपद काल, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है मगध राज्य का उत्कर्ष। और मगध राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश, इतने वंश इसके अंतर्गत आते हैं। फिर जो विदेशी आक्रमण मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले जो पहला आक्रमण हुआ था भारत में विदेशी, वो हुआ था हकमनी वंश के डेरियस फर्स्ट ने आक्रमण किया था, जो कि फारसी आक्रमणकारी था या ईरानी आक्रमणकारी कह सकते हैं। उसके बाद जो आक्रमण आता है यहाँ पर, पहला यूनानी आक्रमणकारी कौन था, तो सिकंदर। जब नंद वंश का यहाँ पर शासन था उस समय सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद यूनानी शक कुषाण
और ये आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारी हैं, जिनके बारे में जिसमें डेमेट्रियस वगैरह यूनानी आक्रमणकारी आ जाते हैं, और शकों के बारे में भी बात करेंगे, कुषाणों के बारे में भी बात करेंगे, और थोड़ा यहाँ पर हम हूण आक्रमण की भी बात करेंगे जो गुप्त काल के दौरान होता है। तो गुप्त काल पढ़ेंगे, उसके बाद ये हूण आक्रमणकारियों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्धन वंश शुरू हो जाता है। आप सब जानते हैं वर्धन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे। इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, क्योंकि इस वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। और फिर यहाँ पर हो जाता है त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष मुख्य रूप से किसके बीच होता है? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच होता है। लेकिन मैंने कहा इसमें अन्य जो भी वंश है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एक राजपूतों के बारे में बात करेंगे। राजपूत चार माने जाते हैं, चौहान हो गए, चालुक्य हो गए, और प्रतिहार हो गए, परमार हो गए। इन चारों को राजपूत की अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस राजपूत काल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद भारत की जो मध्यकालीन जो स्थिति थी, मध्यकाल शुरू होने से पहले पहले जो भारत की स्थिति थी, पूर्व में पाल, प्रतिहार ये शासन करते थे। उनके पूर्व में पाल और सेन शासन करते थे, उसके बारे में बात करेंगे। और पश्चिम में प्रतिहार शासन करते थे, चौहान शासन करते थे, उनके बारे में बात करेंगे। जबकि गुजरात की तरफ चालुक्य कह लो या फिर उनको सोलंकी भी कहते हैं, ये शासन करते थे। और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आएंगे तो वहां चंदेल शासन करते थे, परमार शासन करते थे। और कन्नौज में उस टाइम पे गढ़वाल वंश का शासन था, तो उनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। दक्षिण में चले जाएंगे, वहां कल्याणी के चालुक्य हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, वातापी के चालुक्य हो गए, इनने वहां पर शासन किया था। ठीक, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की तरफ जब जाएंगे तो वहां पर चोल शासन की हम मुख्य रूप से बात करेंगे, जो कि इंपोर्टेंट होता है। और एक पल्लव शासन हो गया। चोल और पल्लव बहुत इंपोर्टेंट शासन वहां पर रहता है। तो दक्षिण भारत के उन शासकों के बारे में भी बात करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर इस्लाम के उदय की बात होगी, और फिर खलीफा का उत्कर्ष और मुस्लिम आक्रमण। और मुस्लिम आक्रमण हुए तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी आ जाएगा, और फिर मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण हो जाएगा। और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय ही यहाँ पर शुरू हो जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम दो भागों में बांटेंगे। दो भाग कौन कौन से? एक तो आ जाएगा दिल्ली सल्तनत, ठीक है, तो इतना इसको, ये प्राचीन का हो गया पोर्शन, और यहां से मध्यकालीन हो गया। इसमें एक है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और दूसरा क्या है? मुगल काल। तो इसको समझेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो समय शुरू होता है, ये शुरू होता है कितने से? सन 1206 से। मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से शासक रहा। 1206 से लेकर के सन 1526 तक इसका समय रहता है। और मुगल काल जो शुरू होता है 1526 से शुरू होगा, और सन 1857 तक इसका समय रहता है। अब दिल्ली सल्तनत की देखो एक ट्रिक समझेंगे। सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है? देखो, गुलाब खिले तो सांस लो, ये इसकी ट्रिक है। सांस लो, इसको याद कर लेंगे। सबसे पहले कौन सा वंश? गुलाम वंश आया यहां पर। गुलाम वंश के बाद दूसरा खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, सबसे अधिक समय चला। फिर आया सैयद वंश, और लास्ट में कौन सा आया? लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद यहां पर किसका शासन आ गया? बाबर का। तो बाबर, देखो इसकी ट्रिक भी समझो। भाजी सब्जी फॉर मासाब, MAASAB, ये इसकी ट्रिक है। सबसे पहले क्या आया? कौन आया? बाबर का आक्रमण हुआ इब्राहिम लोदी के समय। फिर हुमायूं के बाद कौन है? हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर, A फॉर अकबर। अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब। ये इतना मुख्य मुगल काल हो गया। इसके बाद वाला जो है ये सब क्या कहलाता है? उत्तर मुगल काल कहलाता है। उत्तर मुगल काल इसे कहते हैं। ठीक है,
तो इसको याद रखेंगे, ये है उत्तर मुगल काल। इसमें पहला कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट। फिर कौन आया? जहांदार शाह। फिर कौन आया? फर्रुख सियर, फर्रुख सियर। फिर आया मोहम्मद शाह। और फिर कौन आया? अहमद शाह। अहमद शाह के बाद शासक कौन बना? आलम शाह। और आलम शाह के बाद शासक बना शाह आलम, शाह आलम। शाह आलम के बाद कौन बना? अकबर सेकंड। और अंतिम शासक कौन बना? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के समय इसने नेतृत्व किया, इसलिए अंग्रेजों ने इसे बंदी बना करके रंगून जेल में डाल दिया। ठीक है, तो यहां से फिर इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब यहां पर आधुनिक इतिहास में अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी एक ट्रिक याद रख लेना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार, ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के अनुसार इसकी ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक है पुत्र अड़ा, पुत्र अड़ा डेड फंसा। ठीक है, पुत्र अड़ा, ट्रिक को ध्यान रखेंगे, पुत्र अड़ा और डेड फंसा। चलिए, पुत्र अड़ा डेड फंसा। सबसे पहले क्या है? पुर्तगाली, पुर्तगाली। फिर है डच, फिर है अंग्रेज, फिर है डच, डेन, और फिर है फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। तो ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार। अब होता है आगमन के अनुसार। आगमन के अनुसार कौन आया? देखो, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज क्या कर लेना है। सबसे पहले कौन आया? नंबर 1 पुर्तगाली, पुर्तगाली। फिर कौन आया? डच। फिर आए अंग्रेज, फिर आए डेन, और लास्ट में कौन आए? फ्रांसीसी। तो इस तरीके से आगमन हुआ। ये जो यूरोपियन कंपनियां थी, यूरोपियन कंपनियों का आगमन। तो आगमन में पुर्तगाली सबसे पहले, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार सबसे पहले कौन है? किसकी बनी? पुर्तगालियों की, फिर अंग्रेजों की, फिर डचों की, फिर डेनों की, फिर फ्रांसीसियों। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर आज तैयार हो गया होगा। मैंने इतिहास का एक स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया है। अब हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कहां से पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में जो पाषाण काल है, यहां से शुरू करेंगे। पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर महाजनपद काल, इसी क्रम में हम अब पढ़ेंगे। तो आपके सामने मैंने पूरा इतिहास का एक स्ट्रक्चर रख दिया है। आप इस स्ट्रक्चर को तैयार करो और उसके बाद आपको पढ़ने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद मिलते हैं।